नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्लानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के दीप होटल में पहुंचकर स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी की अनेकों उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही हम पहले स्थान पर आने वाले हैं। अमेरिका इसी कारण चिंतित है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। तंत्र में और संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर शासन, आपका प्रतिनिधि अगर जनता के प्रतिकूल चल रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आपके हाथ में उसकी चाबी दी गई है, वो वोट है। और इसलिए भारत का लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। हर 5वें साल में ये मौका हमको दिया जाता है। सर, हाल ही में जो घटना हुई है, कार्यकर्ताओं देखिए मैं पार्टी के बहुत पुराने समय से संगठन का काम मैंने किया है। संगठन मंत्री के नाते काम किया है उत्तराखंड में, राष्ट्रीय सचिव के नाते दिल्ली में रहकर काम किया है। और इसलिए कार्यकर्ता का महत्व क्या होता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो ये कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। हम लोगों के साथ जिस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ। और मैं कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत आपके साथ, आपका सांसद आपके साथ हर समय खड़ा रहे। उत्तराखंड के पौड़ी में एक गांव की महिलाओं ने आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शराबबंदी की मांग की। इस रिपोर्ट में देखिए। पौड़ी की यमकेश्वर तहसील में कई गांव में अवैध मिलावटी शराब पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। लिहाजा यमकेश्वर तहसील कई गांव की महिलाएं इस दौरान आक्रोशित भी हैं। गुस्साए महिलाओं ने आबकारी विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये शराब बिक रही है ना, अवैध शराब, हम इसको अवैध ही कहेंगे, क्योंकि ये ठेके में तो बिक नहीं रही, घर घर बिक रही है। तो मैं हूँ बिरगू खाल से, और वहाँ पे मेरी दुकान थी। मैंने बैंक से मुद्रा लोन लिया था और तब मैंने दुकान खोली थी। और वहीं आसपास में दारू बिक रही थी बहुत। मतलब 12 बजे के बाद तो मैं दुकान पर रह नहीं पाती थी। रोज लड़ाई होती थी मेरी, क्योंकि अगल बगल में दारू पीने वाले वहाँ घपला करते थे बहुत। इसलिए मुझे 5 साल में वो दुकान बंद करनी पड़ी और आज मैं बेरोजगार बैठी हुई हूँ। तब बोल रहे हैं फिर कि बाहर कहीं पलायन मत करो, तो हम कहाँ जाएं बताइए। अगर गढ़वाल में ये हाल हो रहे हैं कि अरे शराब बिक रही है, उसके कारण हम लोगों को परेशानी हो रही है, तो हम बाहर जाके कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेंगे, पेट तो पालेंगे। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ठेका खुल जाए, कोई परेशानी नहीं है, पर जो ये घर घर और हर दुकान में दारू बिक रही है, ये अब ये शराब एकदम से बंद होनी चाहिए। और नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसमें, चाहे हमें धरना पे बैठना पड़े, हमें बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। हम अपना घर गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते। ये हमारा सबसे बड़ी मुद्दा यही है हमारा। आंदोलनकारी महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए कई बार आबकारी विभाग और पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, जिनसे मजबूरन जिला पंचायत सदस्य कविता ढबराल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने यमकेश्वर तहसील में नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। ये पूरे यमकेश्वर ब्लॉक में शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब यहाँ पे बेची जा रही है और उसमें मिलावट करके, अभी मैं एक पौवा जो इनका है, कल कांडी में किसी ने मेरे को दिखाया, इसके ढक्कन में इंजेक्शन लगा हुआ है। पहले इससे आधा शराब निकाल दी जाती है, फिर इसमें मिलावटी जो शराब है पाउडर में मिला के वो डाल दी जाती है और पूरे बोतल हाफ सब में मिला के एक बोतल के 3-3 बोतल बनाया जा रहा है। और इस प्रकार से जो शराब यहाँ पे बेची जा रही है, उसमें लोगों का मतलब स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ अभी 2-3 घटनाएं, 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक घटना 2-3 दिन परसों हुई, आज किमसार में हुई, उससे पहले पिछले साल हुई। बहुत घटनाएं यहाँ पे हो रही है। उसका सबकी जड़ है कि यहाँ पे शराब घर घर बेची जा रही है। इन्होंने घर घर डीलर बना रखे हैं, वो नकली शराब को बेच के यहाँ पे
हमारे यमकेश्वर वासियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आज हम सब लोग यमकेश्वर वासी यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने आज ये पहला दिन है, आज हमने इसका आगाज किया है। अगर अभी भी बंद नहीं हुए यहाँ पे अवैध शराब, तो एक बड़ा जन आंदोलन यमकेश्वर में होने जा रहा है और जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है। धन्यवाद। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है? देखिए, इसमें आबकारी विभाग को मैं पूरी जिम्मेदार मानूंगा। उनको कई बार फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं। वो आबकारी विभाग वाला मेरे को कह रहा है कि आप बताओ कि कौन डीलर है। क्या उनको नहीं पता कि उमड़ार और पोखाल से शराब यमकेश्वर में बेची जा रही है? तो निश्चित तौर पर विभाग इनके साथ मिला हुआ है और मैं पुलिस प्रशासन भी कहता हूं कि यहाँ पे एक बात और चल रही है कि जब से ठेका खोला तब से शराब बेचने दुगने हो गए। आप भी इन पे कार्रवाई कीजिए और आबकारी विभाग, तहसील विभाग, हमारा जिला प्रशासन से पूरा अनुरोध है कि आप अवैध शराब यहाँ पे बंद कीजिए। हाँ, अगर ठेके से कोई लेता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध शराब यहाँ पे नहीं बिकनी चाहिए। ये सब जितनी जनता यहाँ पे आ रही है उनका यही कहना है कि अवैध शराब यहाँ पे नहीं बिके। अगर अवैध शराब पर लगाम नहीं लगती तो क्षेत्र की जनता के आगे क्या कुछ करना? देखिए, आज सब लोगों ने कहा कि अगर इस पे अंकुश नहीं लगता आगे हम बड़ी कार्रवाई, बड़ा आंदोलन यहाँ पे करेंगे और निश्चित तौर पे हम सब रूपरेखा इसकी बनाएंगे। लेकिन हमें अभी उम्मीद है कि आज का जो आंदोलन हमारा है इसमें प्रशासन जागेगा और इन पे कार्रवाई होगी। महिलाओं ने शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी प्रेषित किया। प्रदर्शनकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार होने के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हरिद्वार में लक्सर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मथाना में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। कभी इस विद्यालय में 40 से अधिक छात्र पढ़ते थे, लेकिन शिक्षकों के अभाव के कारण अब छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में स्कूल में केवल एक शिक्षक है जो कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ मिड डे मील, कार्यालय संबंधी सभी कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी अकेले देखता है। मुझे यहाँ व्यवस्था पर कार्य करते हुए 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है और यहाँ कोई और अन्य टीचर नहीं है। 3 कक्षाएं हैं जिसमें लगातार बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है। जिस वर्ष 2023 में मैं विद्यालय में आया था उस वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या 42 थी। उसके बाद गत वर्ष में यह छात्र संख्या 29 रह गई और इस साल तो मात्र 16 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। विद्यालय की छात्र संख्या को देखते हुए विद्यालय बंद होने के कगार पर है और यहाँ कोई अन्य अध्यापक सरकार द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। विभाग द्वारा भी एक बार पदोन्नति हुई थी किसी की, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं। और बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। लक्सर और कानपुर क्षेत्र में अधिकतर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के प्रमोशन न होने से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मथाना के इस विद्यालय में भी यही स्थिति है। यह हमारा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मथाना है और इसमें लगातार छात्रों की संख्या घटती चली जा रही है। 2021 और 22 में इसमें छात्रों की संख्या 70 थी और आज के समय में इसमें मात्र 15-16 बच्चे रह गए हैं और इसमें केवल एक ही अध्यापक जो कि व्यवस्था पर हैं, जो करणपुर से यहाँ पर अटैच किए हुए हैं और लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है इन अकेले अध्यापक को। उससे पहले भी एक ही अध्यापक थे हमारे इस विद्यालय में और जिस कारण से हमारे इस विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक अकेला अध्यापक एमडीएम का काम, डाक का काम, विद्यालय का काम और जो हमारा ब्लॉक है कानपुर, वहाँ पर जाना, वहाँ पर मीटिंग वगैरह देखना, सारी व्यवस्था करना एक अकेले अध्यापक के लिए तो यह बिल्कुल ही असंभव है। और कक्षा 6, 7, 8 3 कक्षाएं संचालित हैं जिसमें एक अध्यापक के लिए इतना यह सब कुछ कर पाना असंभव है। शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। पूर्व ग्राम प्रधान अश्विनी टावर और अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा महानिदेशालय को पत्र भेजकर विद्यालय में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
उच्च हिमालय क्षेत्र लोकपाल वैली में लगातार बर्फबारी जारी है। इस बीच पौराणिक हिंदू तीर्थ लोकपाल लक्ष्मण महाराज के मंदिर के पुजारी ने अपनी कुशलता बताते हुए कहा कि धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन लक्ष्मण महाराज की नित्य दैनिक पूजा और अभिषेक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी निर्विघ्न रूप से जारी है। हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा इन दिनों बर्फबारी से काफी प्रभावित हुई है। पूरा आस्था पथ का मार्ग बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है, जिससे यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अगली खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के भूविज्ञान विज्ञान और जियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन स्थित देवदार सभागार में हुआ, जिसमें देश भर के साथ इटली, अमेरिका, नेपाल और भारत से आए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने सम्मेलन के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त किया और भूविज्ञान विभाग की शोध और नवाचार गतिविधियों की सराहना की। उत्तराखंड को लें या किसी और भी क्षेत्र को ले लें हिमालय में, तो जो कुछ भी प्रक्रिया है हिमालय में, जो हम लोग बात करते हैं, चाहे भूकंप की हो, चाहे लैंडस्लाइड की हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड हो या फ्लैश फ्लड हो, ग्लॉफ हो, तो इसमें सारे इलाके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमारा काफ़ी विकसित इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो उसके लिहाज से थोड़ी संवेदनशीलता जो है उत्तराखंड की थोड़ी बढ़ गई है। और अगर हम लोग बात करें तो भूकंप, हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भूकंप यहाँ पे ये इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पे पिछले कई 100 सालों से बड़ा कोई भूकंप नहीं आया है, तो उस लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, डेवलपमेंट्स खूब हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो संवेदनशीलता है वो और भी बड़ी है, चाहे वो ग्लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, या वो लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो उसके लिहाज से भी हमारी संवेदनशीलता इस इलाके की थोड़ी बड़ी है। वहाँ पर कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि 2005 में मुजफ्फराबाद में भूकंप आया था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था और उसमें 87,000 लोगों की डेथ हुई। तो अगर ऐसा भूकंप यहाँ पर आएगा तो तबाही हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम भूकंप के संग रहना सीखें। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर अर्थक्वेक्स। सो ये मेरा मैसेज है कि, और ये करा जा सकता है। कई एग्जाम्पल्स हैं। हेती में एक भूकंप आया था 2010 में, 7 मैग्नीट्यूड का था, 3,20,000 लोग मरे। उन्होंने कोशिश करी, तैयारी करी, उसी जगह भूकंप आया 2021 में, उससे बड़ा था, लेकिन सिर्फ 2,500 लोग मरे। तो आप सबका ये कर्तव्य है कि आप भूकंप की तैयारी करें। जो है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही आपको मालूम हो जाएगा, जियो डायनामिक इवोल्यूशन ऑफ द हिमालय, क्रस्टल इवोल्यूशन, क्रस्टल आर्किटेक्चर, और जो डिजास्टर्स जो हिमालय में इस बीच हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से, तो इन सब के ऊपर जो है वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में, इवन विदेशों में बहुत सारा जो है नया रिसर्च का कार्य हो रहा है। तो ये जो सेमिनार इस वक्त यहाँ पर हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि विगत 5-10 साल में जो भी हम लोगों के देश में भी बहुत सारे डिजास्टर, अभी आपने देखा मानसून का सीजन जो था उसमें बहुत सारी आपदाएं आई। धराली की बात है, थराली की बात कहें, अभी कल परसों की बात करें तो दार्जिलिंग का जो है एपिसोड देखने को मिला। तो इन सारे जो है डिजास्टर से, इवन भूकंप से संबंधित जो भी डिजास्टर होते हैं, क्योंकि हिमालय आप सबको मालूम है कि एक भूकंपी क्षेत्र है। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर भूमि संरक्षण वन प्रभाग ओखलकाड़ा रेंज तत्वाधान में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आयोजन कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोपाल सिंह बिष्ट सरपंच द्वारा की गई। इस अवसर पर उप वन क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह बिष्ट ने विद्यार्थियों को वन्य प्राणी सप्ताह से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच से हैडा खान, चंद्रशेखर सुयाल,
ग्राम प्रधान विमला देवी, वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी समेत कई लोग मौजूद रहे। संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल के उखलकांडा रेंज अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में आज वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वन्य प्राणी से संबंधित शॉर्ट फिल्में दिखाई गई तथा निबंध प्रतियोगिता कराई गई तथा वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई गई। निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने राशन डीलरों के भुगतान को लेकर बैठक की। देहरादून में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा भवन में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी जनपदों में डीलरों को समय पर लाभांश और भाड़े का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी का बैकलॉग ना रहे। मंत्री ने दाल वितरण में विविधता लाने, डीलरों का कमीशन बढ़ाने और ई पॉश मशीनों की दिक्कतें दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई पॉस सिस्टम फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पर है, इसलिए डाटा में दिख रही त्रुटियों के आधार पर कठोर कार्रवाई ना की जाए। आज सस्ता गला विक्रेताओं के संगठन के साथ में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई है। जितने भी बिंदु हमारे सस्ता गला विक्रेताओं के थे उन बिंदुओं को कंसिडर किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि हमें अभी तक यानी कि 2024 तक में लाभांश और भाड़े का भुगतान जो है वो नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी को निर्देशित करा है कि सभी को समांतर रूप से, ऐसा ना हो कि किसी जिले को हम 100% भुगतान कर दें और किसी जिले को हम कुछ माह का भुगतान करें। इस प्रकार की प्रवृत्ति को यहीं पे रोक लगाएं और समांतर रूप से जो है हमारे सभी जिलों को एक समान रूप से जो है उसका भुगतान किया जाए, उसको सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की ओर से भी जल्द से जल्द पैसा मिलने वाला है और भारत सरकार की ओर से पैसा संभवतः जून जुलाई माह तक का 2025 तक का मिलने वाला है। लाभांश और भाड़े का वो सारा पैसा होगा। उसके लिए भी विभाग को डायरेक्शन दिए हैं कि सभी को समांतर रूप से, यानी कि यदि जनवरी में सबको पूरा करना है तो जनवरी में 13 जनपद पूर्ण होना चाहिए। यदि वह भुगतान फरवरी तक का जाता है तो वो फरवरी तक का पूर्ण होना चाहिए। मतलब हर माह में 13 जनपदों का एक समांतर जितने उनकी डिमांड है उतने उनके भुगतान की जानी चाहिए। खराब मौसम और ट्रैकिंग पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसकी खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच शब्दों का युद्ध छिड़ गया है। चुनावी मिशन 2027 को लेकर दोनों नेताओं के बीच विकास बनाम राजनीति का घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस की ये तकरार अब जसपुर की सियासत को और दिलचस्प बना रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में विकास कार्यों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, टूटी सड़कें और शिक्षा की उपेक्षा, यही जसपुर की हकीकत बन चुकी है। युवाओं के पास न खेल की सुविधा है, न यात्रा के लिए स्थायी बस अड्डा, और इन सब के बीच जनता वर्षों से विकास के इंतजार में खड़ी है। कभी विधायक कहते हैं कि सरकार उनकी नहीं है, तो कभी सत्ता में रहते हुए भी लालच और मनसा के चलते सरकार गिराने की साजिश की बातें सामने आती है। और इसी सियासी रार के बीच जसपुर की जनता विकास से महरूम रह गई है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये 2 बार का नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में नामदत्त तिवारी के बाद जब से तिवारी जी नहीं रहे तब से यहाँ विकास स्थगित हुई, क्योंकि प्रदेश बना और ये प्रदेश जब बना तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई, जसपुर वालों को भी, कि हमारे जसपुर को बहुत विकास होगा,
क्योंकि तिवारी जी ने एक शेड्यूल घोषित किया, लेकिन वो शेड्यूल भी डेवलप नहीं हुआ। फिर हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ स्टेडियम और रोडवेज के शिलान्यास किया, लेकिन उनकी सरकार अच्छी खासी सरकार चलती हुई यहाँ कुछ विधायकों ने इसको गिरा दिया गया, जिसमें जसपुर के विधायक भी एक थे तत्कालीन। तो विकास रुका है, जो सरकारों को विकास करना चाहिए था। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरा काम सदन में या सड़क पे मांग रखना है, लड़ना है, लेकिन काम सरकारों ने करना होता है। आप आज का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि सरकारों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं और विकास से कोई लेना देना सरोकार ही नहीं है इन सरकारों को। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बीजेपी सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ धर्म और राजनीति के मुद्दों पर है। विधायक ने आरोप लगाया है कि जब युवा सड़कों पर नौकरी और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब सरकार काशीपुर की हिंसा को बड़ा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम बहस में बदलने में लगी रही। इतना ही नहीं, आदेश चौहान ने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पर भी निशाना साधा और कहा कि जब सिंघल कांग्रेस में थे और सरकार भी उनकी थी, तब जसपुर को विकसित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अपनी ही सरकार को गिराने का काम किया। केवल जब कोई बात होती है, जैसे अभी पेपर लीक मामला हुआ, तो इन्होंने दूसरा मुद्दा उठा दिया, क्योंकि अभी काशीपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि जिससे क्या है कि मेन मुद्दे से युवा भटक जाए और हिंदू मुस्लिम में आगे अटक जाए। ये इनकी सोच है, ये विकास पर कोई बात करना चाहते ही नहीं। तो पूर्व विधायक हो चाहे सरकार हो, कोई हो, ये विकास चाहते ही नहीं कि जसपुर का विकास हो। जसपुर का विकास भी अछूता है इन सरकार के राज। देखिए, कांग्रेस हर समय तैयार है हर चुनाव में, क्योंकि अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस 27 के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने जो अभी कहा है कि अगर ये ईमानदारी से चुनाव हो, निष्पक्षता से, तो मैं समझता हूँ 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग नाराज है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी व्यापारी, मतलब अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, सब इनसे नाराज हैं। बस अब इंतजार है 2027। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने आदेश चौहान को पंचायती नेता करार देते हुए कहा कि विधायक का काम शहर का विकास करना है, लेकिन जो देहरादून जाकर विकास की रणनीति बनाने के बजाय गांव के प्रधानों और सभासदों की तरह पंचायती राजनीति करता हो, वो जसपुर का भला नहीं कर सकता। सिंघल ने कहा कि वर्तमान विधायक सिर्फ राजनीति का शो करते हैं, विकास की जमीन पर नहीं उतरते। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का। अब उन्होंने विधायक जो बनता है वो विकास के लिए बनता है। अब विकास तो 9 साल के अंदर बिल्कुल नगण्य रहा और क्षेत्र को पीछे कर दिया। अब वो ठीक है, अपनी खिसकी हुई जो जमीन है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता, देखिए, हमें समझना होगा कि हमें कोई पंचायती व्यक्ति चाहिए या विकास कर। पंचायत तो हमारे ग्राम प्रधान भी कर लेते हैं, हमारे वार्ड मेंबर भी कर लेते हैं और वो भी निस्तारण कर सकते हैं समाज के अंदर कोई अगर झगड़ा है, पर विकास जो है वो तो विधायक ही कराता है। देखिए, ऐसा समय आता है, मैं भी सन 2007 से 2012 तक एक ऐसा समय था जब मैं कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय भी हमने बहुत बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए। राजनीतिक खींचतान में कभी सत्ता न होने का बहाना, तो कभी सत्ता में रहकर अपनी ही सरकार को कमजोर करने का आरोप, और इन सब के बीच जसपुर की जनता ही सबसे बड़ी पीड़ित दिखाई देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 में जसपुर की जनता विकास के नाम पर किस पर भरोसा करती है, या फिर एक बार फिर राजनीति का एक घमासान जनता की उम्मीदों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।